एंड वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में, जो कि रेलवे में वैकेंसी आई थी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो के थ्रू समझाया था। तो 7 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कल से जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें हम जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है इन दोनों के बारे में बात करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चीफ लॉ असिस्टेंट के बारे में, कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है। क्योंकि पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ चीफ लॉ असिस्टेंट का ही सिलेबस बताया था, तो आप वो तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है उसको आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको इससे रिलेटेड डिटेल नोटिफिकेशन और डिटेल जो भी आपको लीगल अपडेट चाहिए वो मिल जाएगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है, जो कि रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट पे है। ठीक है, तो पर अभी हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चीफ लॉ असिस्टेंट की। अब देखो यहाँ पे जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 7 तारीख से, और क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी। अब जो पेमेंट की क्लोजिंग डेट है वो जो रहेगी वो आपके 7 और 8 2 दिन रहेगी। और डेट ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन विंडो, मतलब आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन करना हो तो वो 9 से और 18 तक का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, 9 फरवरी से और 18 फरवरी तक। तो आप है जो कि इसमें चेंज कर सकते हो। अब क्या क्या चेंज नहीं होगा, डिटेल फिल इन, क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म, चूज आर बी कैन नॉट बी मॉडिफाई। अब यहाँ पे ये बता भी दिया कि यहाँ पे क्या चेंज नहीं होगा। साथ ही में डेट ऑफ सीबीटी एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट लिस्टेड पैरा 15.0 का जो फर्स्ट क्लोज है ऑफ द नोटिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे आपको नोटिस दिया जाएगा, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल साइट विजिट करोगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी वैकेंसीज़ है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चीफ लॉ असिस्टेंट की। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 और 5 जो वैकेंसी हैं इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पे वगैरह सब बता रखा है कि कितना क्या आपको सैलरी मिलेगी, और एज क्या होनी चाहिए आपकी 18 टू 43 एक में, और एक में है आपकी 18 टू 35। ठीक है, टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, तो एक में 54 है और एक में 20 है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये भी बता रखा है कि कहाँ कहाँ इनकी वैकेंसी आएंगी। देखो, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, ये सारे जो आपको बता रखे हैं कि आरआरबी पार्टिसिपेटिंग इनमें, तो ये सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इन स्टेट ने। ठीक है, इसके बाद है स्टेट भी है कुछ, और जैसे कुछ में क्या है कि जैसे जो सीटी हैं उनके बिहाफ पे भी यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो आई हुई है। अब ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका पूरा। और फिर ये देखो यहाँ पे बता रखे हैं इनके आपको कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, प्लस में आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बता रखा है। देखो, सबसे पहले हम चीफ लॉ असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो 7 पे लेवल है, जो कि 7 रहेगा पे है, जो आपको इतना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड C1, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 43। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बता रखा है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो देखो यहाँ पे आपको 3 ईयर जो है डिग्री इन लॉ, ठीक है, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्लीडर, मतलब LLB कंप्लीट हो, प्लस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो एज ए प्लीडर एट बार। सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई who are law graduate are also eligible to apply for these posts provided they have served for at least 5 years in any branch of railway administration। ठीक है, या फिर आपने जो है 5 ईयर है जो कि रेलवे ब्रांच में कहीं काम किया हो। इसके बाद में यहाँ पे ये भी बताया है कि वैकेंसी अनमार्क फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड बी आल्सो अवेलेबल टू द रेलवे मजिस्ट्रेट हु आर डिज़ायर of applying of such post who also fulfill prescribed qualification of direct result। ठीक है, तो पर आपको एक्सपीरियंस है जो कि होना चाहिए 3 ईयर तो बार में, और 5 ईयर प्लस है जो कि
आपका यहाँ पे रेलवे की ब्रांच में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें यहाँ पे आपका जो हम बात कर सकते हैं इसकी कि जो ये जो अगर आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। ये दोनों जो एक्सपीरियंस हैं और क्वालिफिकेशन है ये होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें भी जो लेवल है पे लेवल वो 7 रहेगा, पे सेम सैलरी है और मेडिकल स्टैंडर्ड C1, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 35। इसकी बात है यहाँ पे कि आपकी जो LLB है, मतलब चाहे आपने 5 ईयर की हो चाहे 3 ईयर LLB की हो, प्लस में आपके पास 5 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी स्टैंडिंग एज ए बार एडवोकेट बार, मतलब आपके पास एडवोकेसी का 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दोनों के मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब हम देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फुलफ़िल होने पे आप अपना फॉर्म भरें। एग्ज़ाम लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इसमें, प्लस में इन केस कैंडिडेट है अगर चूज़ अदर लैंग्वेज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन केस एनी डिफरेंट और डिस्क्रिपेंसी डिस्प्यूट इन एनी क्वेश्चन, मतलब मान लो आपके क्वेश्चन जो भी आप लैंग्वेज फुलफिल करते हो इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, साथ में दूसरी लैंग्वेज आएगी जो आप चूज़ करोगे। तो अगर उस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर है और आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो वो इंग्लिश ऑप्शन ही ठीक माना जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन है जो कि उसको ठीक माना जाएगा। कंप्लीट बैलेंस फील्ड मदर टंग मोल आइडेंटिफिकेशन मार्क और एड्रेस एट्सेट्रा, मतलब आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कंप्लीट डिटेल के साथ आप अपनी मदर टंग, साथ में आप कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना पड़ेगा आपकी जो बॉडी पे है वो, और एड्रेस के साथ। बैंक अकाउंट में रिफ़ंड भी होगी यहाँ पे। जो फर्स्ट एज CBT आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, ऑल कैंडिडेट हु हैव गिवन कंफर्मेशन टू रिसीव द रिफंड टू द अकाउंट फॉर्म they have made application fee payment need not fill these detail and hence this will not be visible for them। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हो और आपका नहीं होता या फिर होता है तो आपकी जो अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाएगी, और अगर आप एग्ज़ाम में ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते तो आपको कोई अमाउंट रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये बता रखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये है इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिलेबस, जो कि हमने चीफ लॉ असिस्टेंट वाला तो पहले देख लिए थे, पर अब हम देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो देखो यहाँ पे लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका पर्सन अंडर लॉ, नेचुरल लीगल पर्सनैलिटी, लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल, अनबॉर्न एंड डेड पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब टॉर्ट वगैरह, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। क्रिमिनल लायबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब जो भी डिटेल बता रखी है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्रिमिनोलॉजी एंड पैनोलॉजी में 3 to 4, मतलब यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी और पैनोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको डिटेल वाइज बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाएंगे सिलेबस के अंदर। फिर है जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम, तो क्राइम एंड इट्स डेफिनेशन, एक्टा सीरियस। ठीक है, तो आप IPC और BNS दोनों पढ़ लेना इसमें, और फिर IPC और BNS पढ़ना है आपको। 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल एक्सेप्शन एंड अंदर भारतीय न्याय संहिता, ये जो है BNS का स्पेशली बोला है यहाँ पे, तो ये सारा पढ़ना पड़ेगा। 5 to 7 क्वेश्चन रहेंगे। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे भी आपको बता रखा है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बारे में। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर ऑफेंस, ये भी आपको सारा BNS और IPC के अंदर देखने को मिलेगा। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। 5 to 7 क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, जिसमें आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में ही पढ़ना है, स्पेशली बता रखा है यहाँ पे, तो आपको 5 to 7 क्वेश्चन। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द अक्यूज एंड अरेस्ट। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना पड़ेगा आपको, जो कि आर्टिकल 20 है, 22 है, उसके बारे में। तो यहाँ पे भी 5 to 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ना है, वेरियस सेक्शन जो भी इम्पोर्टेंट है वो, और फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 और रेलवे एक्ट 1989 एंड रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के, इनके 5 to 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो 50 क्वेश्चन तो सारे यहाँ पे हो जाएंगे इसके, मतलब प्रोफेशनल एबिलिटी के।
ठीक है। इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस आएगी और फिर आएगी जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन और 100 ही आपके मार्क्स रहेंगे। ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें कि 1/3 मार्क है जो कि डिडक्ट किए जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। और साथ में यहाँ पे मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, ये सभी जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी जो चीफ लॉ असिस्टेंट की जो सिलेबस है वो भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये इसका सिलेबस रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट, हिंदू लॉ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सारे न्यू लॉ आएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लिमिटेशन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन है, 1996 का एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें जनरल प्रोविज़न ही आएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कंपनी लॉ, लेबर लॉ। इस तरीके से 20 सब्जेक्ट्स है, 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी बता रखे हैं। और बाकी का जो सिलेबस है वो यहाँ वाला सेम रहेगा। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो 50 क्वेश्चन ही आपको मैंने बता दिए हैं दोनों वैकेंसी के कि कौन से आएंगे। ठीक है। आगे भी ऐसी ही लॉ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।